अनुपातिक प्रतिनिधित्व के बाद अब हम देखते हैं कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति क्या होता है। तो इसे मतलब एकल संक्रमणीय मत पद्धति को हम वरीयता प्रणाली भी कहते हैं। वरीयता प्रणाली क्यों कहते हैं? क्योंकि मतदाता अपनी पसंद से वरीयता निर्धारित करता है। इसका मतलब यह है कि जैसे कि हम लोग जब वोटिंग देते हैं, मतलब हम जब जाते हैं कहीं वोट देने के लिए, तो हम जब वोटिंग बूथ में जाते हैं तो केवल किसी एक दल को ही वोट दे सकते हैं। जैसे कि अगर मैं वोट देने जा रहा हूँ तो या तो भाजपा को वोट दे सकता हूँ, या तो कांग्रेस को वोट दे सकता हूँ, या तो बसपा को वोट दे सकता हूँ, या तो शिवसेना को वोट दे सकता हूँ। तो मैं किसी एक ही दल को वोट दे सकता हूँ, ना कि सभी दल को वोट दे सकता हूँ। अगर मैं सभी दल को वोट दे दूंगा तो मेरा जो मत है, मतलब मेरा जो वोट है वह अवैध घोषित हो जाएगा। लेकिन एकल संक्रमणीय मत पद्धति में ऐसा नहीं होता है। इसमें वरीयता दी जाती है। मतलब जैसे कि मान के चलिए अभी जो वर्तमान में चुनाव हुए हैं उसमें राम गोविंद सिंह जी और मीरा कुमारी दोनों ही राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए खड़ी हुई थी। तो उसमें क्या था, आपको दोनों को वोट देना है। मतलब राम गोविंद जी सिंह को भी देना है और मीरा कुमारी जी को भी देना है, लेकिन उसमें आपको वरीयता देनी है। मतलब कि राम गोविंद जी जैसे राष्ट्रपति बने तो आपने उसको प्रथम वरीयता दी कि मैं इसको राष्ट्रपति बनते हुए देखना चाहता हूँ। उसके बाद जो दूसरा उम्मीदवार है जो कि मीरा सिंह जी थी, तो उनको आप दूसरी वरीयता दे सकते हैं। तो इसे ही हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। मतलब आपको दोनों जो जितने भी उम्मीदवार रहेंगे उन सभी को वरीयता के हिसाब से वोट देनी होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो राष्ट्रपति चुनाव होता है उसमें पहली जो वरीयता दी जाती है केवल उसके ही मत गिने जाते हैं। लेकिन यदि न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं होता है तो फिर हमें क्या करना पड़ता है, जो दूसरी वरीयता जो दी जाती है, मतलब जितने भी सदस्य रहते हैं उन्होंने जो मत दिया उसमें जिसने दूसरी वरीयता प्रदान की है, यदि उसको ज्यादा वोट प्राप्त हो जाता है तो फिर उसे राष्ट्रपति घोषित किया जाता है। तो इसके बारे में हम और अच्छे से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स मैंने बनाए हुए हैं उसके ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं एग्जाम्पल में भी बताया हुआ है कि कैसे होता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में मान लीजिए 3 उम्मीदवार खड़े हैं, कौन कौन, ए, बी और सी। तो फिर मतदाता अपनी पसंद के हिसाब से उन्हें वरीयता देगा। जैसे कि जो ए, बी, सी 3 उम्मीदवार हैं, तो किसी सदस्य ने ए को पहली वरीयता दी, बी को दूसरी वरीयता दी और सी को तीसरी वरीयता दी। और भी दूसरे सदस्य होंगे तो वो अलग अलग वरीयता दे सकते हैं। तो हमने ऐसा दे दिया, ठीक है। इसके बाद क्या होगा कि अब हम बात करेंगे अवैध वोटों की। अगर ऐसे हमने वोट दिया है तो हमारा जो मत है, मतलब जो वोट है वह सही पद्धति में है। लेकिन अवैध कैसे घोषित होता है? सभी उम्मीदवारों को एक समान वरीयता नहीं दी जा सकती। मतलब जो 3 उम्मीदवार हैं आप तीनों को प्रथम वरीयता नहीं दे सकते हैं, आपको अलग अलग वरीयता देनी होगी इसके हिसाब से। अगर आपने ऐसी वरीयता दे दी है तो आपका जो वोट है वह अवैध घोषित हो जाएगा, मतलब नहीं माना जाएगा, उसे गिना नहीं जाएगा। इसके अलावा और एक पॉइंट है जिसके ऊपर से आपका जो मत है वह अवैध घोषित हो सकता है। जैसे कि एक ही उम्मीदवार को पूरी वरीयता नहीं दी जा सकती। मतलब जैसे कि ए को ही हमने पूरी वरीयता दे दी है, पहली, दूसरी और तीसरी। इसके अलावा बी और सी उम्मीदवार को हमने कोई वरीयता नहीं दी है। यदि हम ऐसा करते हैं तो भी हमारा जो मत है वह अवैध घोषित हो जाएगा और उसकी गिनती नहीं होगी। तो जो सही वरीयता क्रम है वह यह है, मतलब आपको वरीयता क्रम के हिसाब से उम्मीदवारों को बांटना होगा। तो हम रामनाथ कोविंद जी को भी वोट देंगे और मीरा सिंह जी को भी वोट देंगे, मगर वरीयता देंगे। और अगर यदि प्रथम वरीयता में ही रामनाथ कोविंद जी ने जैसे कि अपनी न्यूनतम कोटा जो रहता है चुनाव का वह हासिल कर लिया तो वह राष्ट्रपति बन गया। यदि न्यूनतम कोटा हासिल नहीं कर पाते तो वह दूसरी वरीयता में फिर वह चुनाव चले जाता। तो इसके बारे में भी हम बात करते हैं कि न्यूनतम कोटा होता क्या है। तो जो न्यूनतम कोटा होता है वह होता है दिए गए कुल वैध मतों की संख्या, मतलब जितने भी वैध मत दिए गए उसकी कुल संख्या बटे 2 प्लस 1। मतलब आप यह भी कह सकते हैं कि 50% और प्लस 1, आप ऐसे भी ले सकते हैं।
अब इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल के द्वारा। मान लीजिए कुल मतों की संख्या है 105, मतलब कुल वोट कितने पर है 105, जिनमें से वैध मत कितने हैं, वैध मत है केवल 100 और अवैध मत है 5। तो जो अवैध मत है उनको हम नहीं गिनते हैं, क्योंकि यहां पास मैंने लिखा भी हुआ है कि दिए गए कुल वैध मतों की संख्या, तो केवल वैध मतों को गिनेंगे। तो वैध मत कितने हैं हमारे 100 बटे 2 प्लस 1, मतलब कुल 51 मत जिसने हासिल कर लिया उसने न्यूनतम कोटा हासिल कर लिया और वह राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएगा। यदि यहां पास न्यूनतम कोटा दोनों ही हासिल नहीं कर पाते तो फिर से दूसरी वरीयता के क्रम को गिना जाता है। इसके अलावा और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें देखना रहता है, जो हमें जानना जरूरी है। जैसे कि यदि प्रथम वरीयता क्रम में कोई उम्मीदवार न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है तो वह जीत जाएगा, लेकिन यदि न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं करता है, मतलब 50% प्लस 1 वोट प्राप्त नहीं कर पाता है, तो सेकंड वरीयता क्रम के वोटों की गिनती होगी। और ऐसा कब हुआ है 1969 में, 1969 में हुआ है। किनके बीच, वीवी गिरी और नीलम संजीव रेड्डी के बीच। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वह राष्ट्रपति थे और उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद जो उपराष्ट्रपति थे वह कार्यवाहक राष्ट्रपति बने वीवी गिरी जी, लेकिन उन्होंने राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए उस पद से इस्तीफा दे दिया। उसके बाद वह राष्ट्रपति के उम्मीदवार बने और जो दूसरे उम्मीदवार थे वह थे नीलम संजीव रेड्डी। तो उन दोनों के बीच पहली वोटिंग हुई, लेकिन जो प्रथम वरीयता थी उसमें किसी को भी न्यूनतम कोटा प्राप्त नहीं हो पाया था। इसके बाद जो सेकंड वोटिंग थी, मतलब जो दूसरी वरीयता प्रदान की गई थी उनको उसके ऊपर वोटिंग की गई। उसमें वीवी गिरी जो थे वह राष्ट्रपति बने थे। तो भारत के एकमात्र राष्ट्रपति हैं वीवी गिरी, जो कि दूसरी वरीयता के थ्रू भारत के राष्ट्रपति बने थे, मतलब द्वितीय चरण का मतदान होने के पश्चात वह राष्ट्रपति बने, आप यह भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक और पॉइंट है कास्टिंग वोट। कास्टिंग वोट क्या होता है इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी होता है। तो कास्टिंग वोट किसे कहते हैं, कास्टिंग वोट कौन देता है, यह दोनों के बारे में हम बात करते हैं। तो जो कास्टिंग वोट है वह लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा दिया जाता है। तो कास्टिंग वोट कौन देता है, लोकसभा अध्यक्ष देता है। और कब देता है, जब जो वोटों की गिनती जब बराबर होने की स्थिति पैदा हो जाती है तब देता है। मतलब यदि दो उम्मीदवार हैं और दोनों को बराबर मत हासिल हो गए हैं तब लोकसभा अध्यक्ष को वोट देने का अधिकार होता है और वह जिस उम्मीदवार को वोट देगा वह जीत जाएगा। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष वोट कब देता है, जब दोनों उम्मीदवारों को बराबर मत प्राप्त होता है। इसीलिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा दिए गए वोट को कास्टिंग वोट कहते हैं, क्योंकि वह बराबर होने की स्थिति में दिया जाता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में कि यदि राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार है क्या वह वोटिंग दे सकता है कि नहीं दे सकता है। तो उसी के ऊपर मैंने यह अगला पॉइंट बनाया हुआ है कि यदि राष्ट्रपति का उम्मीदवार लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा का सदस्य है तो उसे वोट देने का अधिकार होगा। मतलब जो राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार खड़ा हुआ है यदि वह लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा का सदस्य है तो वह वोट दे सकता है। लेकिन यदि वह राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा का सदस्य नहीं है तो उसे वोट देने का अधिकार नहीं होगा। तो यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जितने भी पॉइंट्स थे मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। यदि कोई पॉइंट्स छूट भी गया होगा मेरे से तो मैं उसे अगले वीडियो में पूरा कवर कर लूंगा। लेकिन जो आप अगला वीडियो बनाएंगे हम वह बनाएंगे राष्ट्रपति के कार्यकाल से संबंधित, मतलब राष्ट्रपति के कार्यकाल के क्या क्या प्रावधान है और कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत वह आता है।